नमस्कार, मैं यशपाल शंकर आप सभी के समक्ष न्यूज़ अवलोकन में आप उपस्थित हूँ आपके समक्ष। तो आज का हम अपडेट शुरुआत करने से पहले कोरोना का कल का डेट तक की क्या था स्थिति वो हम देख लेते हैं, क्योंकि दुनिया भर में जो संक्रमित हैं उनकी संख्या अभी 1,89,03,826 पहुँच चुकी है और कुल मौतें हो गई हैं 6,85,836। इसी तरह देश में हमारे 17,51,836 लोग संक्रमित हो चुके हैं अभी तक के, और जो कुल मौतें हुई हैं 37,403 लोग हो चुके हैं। और छत्तीसगढ़ में अभी तक का जो स्थिति है वह 9,427 और कुल मौतें जो हुई हैं 55 छत्तीसगढ़ का ये रिकॉर्ड है। और रायपुर की जो स्थिति है वह है 3,045 अभी तक संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 98 का नया केस आया है और छत्तीसगढ़ में पूरा नया केस 235 आया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर रायपुर शहर का अगर देखें तो 26 मौतें हुई हैं और जो ठीक हो चुके हैं वो 1,664 लोग ठीक हो चुके हैं अभी तक। अब आते हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट जो मुख्य न्यूज़ हैं उनका अवलोकन कर लेते हैं। आज हम शामिल कर रहे हैं पत्रिका दैनिक भास्कर हरिभूमि के अखबार हम शामिल कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से अखबार में मुख्य समाचार क्या क्या दिया हुआ है, जिसका हम अवलोकन कर लेते हैं मुख्य पृष्ठ का। तो दैनिक भास्कर में नई शिक्षा नीति पर भूपेश ने कहा सरकारी स्कूलों के बच्चे रीजनल लैंग्वेज में पढ़ेंगे और प्राइवेट के इस इंग्लिश मीडियम में, ऐसे में पढ़ाई का अंतर और बढ़ेगा। शायद भूपेश बघेल जी यह सियासी बयान दे रहे हैं यहाँ पर कि जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, उस पर उन्होंने वाद विवाद या फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। जब भी कोई नीति बनती है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अगर अलग अलग सरकार होती है तो वहाँ पर नीतियों पर आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहते हैं। तो इन्हीं के मद्देनजर हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो भूपेश सरकार ने यहाँ पर सरकारी स्कूलों में जो बच्चे रीजनल लैंग्वेज में पढ़ेंगे और प्राइवेट में इंग्लिश माध्यम में, जबकि ऐसा नहीं है। राज्य सरकार चाहे तो वहाँ पर स्कूल में अपना लैंग्वेज डिसाइड कर सकता है किस में पढ़ाना है, परंतु रीजनल लैंग्वेज के साथ में अगर इंग्लिश पढ़ाना चाहता है तो वो फ्री है। उसमें इंग्लिश नहीं पढ़ाने की कोई पाबंदी नहीं है, आप जो पढ़ाना चाहते हैं पढ़ा सकते हैं वहाँ पर। इसका लिए पत्रिका में जो हमारे एक आर्टिकल आया है जिसमें के कस्तूरीरंजन जी का एक इंटरव्यू लिया गया है पूरा। उसमें कस्तूरीरंजन जी ने साफ साफ कहा है कि राज्य वहाँ पर रीजनल लैंग्वेज के साथ में अगर और दूसरा भी पढ़ाना चाहता है तो पढ़ा सकता है उसमें, परंतु मातृभाषा में जो पढ़ाई होगी रीजनल लैंग्वेज में, उसमें एक रिसर्च हुआ है कि उसमें बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है और वह चीज़ों को समझने के लिए बहुत अच्छे से परिपक्व हो जाता है। तो यहाँ पर बघेल जी का जो बयान आया है उसमें उन्होंने केंद्र से पूछा है, उनके सवाल को देखते हैं क्या क्या सवाल पूछा उन्होंने। रीजनल लैंग्वेज पढ़ाई करने वाली नीति क्या निजी स्कूलों में भी लागू होगी? अगर नहीं तो हम सरकारी स्कूल और निजी स्कूल के बीच का भेद कैसे मिटा पाएंगे? हाँ, ये बात तो सही है कि सरकारी स्कूल और निजी स्कूल के बीच में जो नीति है उनमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है और जिसके कारण दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, निजी स्कूल और सरकारी स्कूल के बीच में। हमारे स्कूलों में बच्चे रीजनल लैंग्वेज पढ़ेंगे और निजी स्कूलों में बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगी, तो पढ़ाई के स्तर का अंतर और बड़ा हो जाएगा। निजी स्कूल में अगर इंग्लिश माध्यम में पढ़ाई हो रही है तो उनको भी साथ में एक रीजनल लैंग्वेज पढ़ाना ही पड़ेगा। अगर सरकार भी चाहता है कि सरकारी स्कूल में रीजनल लैंग्वेज के साथ इंग्लिश पढ़ाया जाए तो पढ़ा सकता है। लाखों केंद्रीय कर्मचारी ऐसे हैं जिनका ट्रांसफर देश भर में होता रहता है। हाँ, ये एक सही मुद्दा उठा है यहाँ पर कि जो लाखों कर्मचारी जो केंद्रीय स्कूल में पढ़ाते हैं, जिनका ट्रांसफर देश भर में होता रहता है, जैसे छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, दक्षिण भारत में हो जाता है ट्रांसफर अगर, तो उनका तबादला होने के बाद बच्चे की रीजनल लैंग्वेज की पढ़ाई में क्या हाल होगा। जैसे रीजनल लैंग्वेज की पढ़ाई करते हैं तो पहले वो छत्तीसगढ़ में पढ़ेगा, दूसरे में साल में क्या मराठी पढ़ाई होगी, या फिर तीसरे साल में वो अगर जाता है गुजरात में तो गुजराती की पढ़ाई होगी। ये जो है इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया था नई शिक्षा नीति में। ये सही क्वेश्चन है यहाँ पर। प्राचीन भाषा के रूप में आखिर नीति क्या बोलना चाह रही है? संस्कृत और हिंदी को प्राचीन मानेंगे या फिर वे स्थानीय भाषा हल्बी गोड़ी कन्नड़ को प्राचीन भाषा कहेंगे? आखिर इसका पैमाना क्या होगा? ये प्राचीन स्थानीय भाषा जो है वह तो राज्य सरकार ही तय करेगी कि कौन सी स्थानीय भाषा में वो पढ़ाना चाहता है।
अच्छा, एक चीज़ और है, आंगनबाड़ी को प्राइमरी एजुकेशन से जोड़ने का प्लान जो पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। ये माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा, सुझाव दिया है कि इस मामले में छत्तीसगढ़ पैटर्न ही सही है, जिसमें हम स्थानीय स्तर पर सहायक भाषा के तौर पर स्थानीय बोलियां पढ़ाते हैं। मुख्य पढ़ाई के लिए हिंदी माध्यम में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में अंग्रेजी की मुख्य भाषा होती है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति में प्राइमरी में आंगनबाड़ी को भी जोड़े जाने की आपत्ति की है। उन्होंने कहा, आंगनबाड़ी एक कमरे में चलती है, इसमें एक सहायिका और कार्यकर्ता होता है। इसके भरोसे वहाँ पर 3 क्लास कैसे लगाएंगे, स्कूल में 3 क्लास कैसे लगाएंगे, इस पर विचार नहीं किया गया है और उसको प्राइमरी शिक्षा में जोड़ दिया गया है। पहले इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव करने की जरूरत है, तभी कोई सफलता मिलेगी। ये बहुत सही बात है, पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव करने की जरूरत है, उसके बाद ही हम नीति को क्रियान्वित कर सकते हैं, अन्यथा यह बदलाव व्यवहारिक नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो आंगनबाड़ी को 3 साल के लिए तैयार किया गया है शिक्षा व्यवस्था में, आंगनबाड़ी 3 साल की, कक्षा 1 कक्षा 2 करके 5 साल का ये पैटर्न है इसमें। तो इसमें 3 साल रहेगा, तो उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बदलाव की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब दूसरा न्यूज में आ रहा है कि नेपाल और चीन सीमा पर लिपुलेख लेक में चीन के 1000 सैनिक मौजूद हैं। अभी जो नेपाल की सीमा में लिपुलेख लेक जगह है, वहाँ पर चीनी सैनिकों का जमावड़ा हो गया है। 1000 सैनिक वहाँ पर आ चुके हैं। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के करीब 1000 हैं और चीन LAC से कुछ ही दूरी पर स्थित अक्साई चीन के इलाके में बड़ी सैन्य तैयारी कर रहा है और सैन्य ठिकाने को आधुनिक बनाने की प्रयास कर रहा है और घातक हथियार वहां पर तैनात कर दिया है। भारत ने भी अपने जवान के क्षेत्र में तैनात कर दिए हैं। इसको देखते हुए भारत ने भी अपने जवान उस क्षेत्र में तैनात कर दिए हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं कि नेपाल चीन के बीच कूटनीतिक संबंधों में 65वीं वर्षगांठ में वहाँ के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, इन्होंने एक दूसरे संदेश में कहा कि दोनों देशों का महत्वपूर्ण गहरा रिश्ता है। जब लाभ लेना हो तो दोनों देश, चीन कैसे अपना संबंध बता रहा है नेपाल के साथ में। पूर्व लद्दाख में पैंगोंग झील, इससे पहले पैंगोंग झील में जो विवाद हो रहा था कि चीन बोलता है कि हम वहाँ से अपने सैनिक हटा दिए हैं, जबकि वास्तविकता में उन्होंने अपने सैनिकों को नहीं हटाया, वहाँ पे से थोड़ी दूर के लिए बस पीछे किया है, पर पूरी तरीके से साफ नहीं किया है पैंगोंग झील के गलियारे को। गलवान और अन्य कुछ मोर्चों पर चीन भारत की सेनाओं पर तनाव स्थिति बनी हुई है और कूटनीतिक बातचीत के बीच अपने सैनिकों को पीछे हटाने की बात करता है, लेकिन गलवान को छोड़कर पैंगोंग झील के फिंगर 4 से 8 तक और अन्य इलाकों में चीनी सैनिक पीछे नहीं हटे वहां पर अभी तक के, क्योंकि वहां पर जो 15 जून को जो विवाद हुआ था उसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और 40 चीनी जवान जो मारे गए थे। तो ये विवाद बना, इसके बाद से ही चीन कुछ ना कुछ अपना अड़ंगा बनाया जा रहा है और भारतीय सीमा को हथियाने के लिए कोई न कोई दावपेच कर लगा रहा है। और नेपाल ने भी कुछ जगहों को 335 किलोमीटर दायरे को अपना क्षेत्र बताकर उस पर नक्शा जारी कर दिया। ये चीन का सहायता से ये नेपाल ये कदम उठा रहा है। अब दूसरा न्यूज में जाते हैं तो ये पता चल 5 लाख प्रवासियों को नहीं मिलेगा लाभ। किस चीज में 5 लाख प्रवासियों को नहीं मिल रहा लाभ? छत्तीसगढ़ वन नेशन वन कार्ड के दूसरे चरण में भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि 1 अगस्त को जब वन नेशन वन कार्ड का दूसरा सीरीज चालू हुआ तो उसमें पहले तो सीरीज में तो 20 राज्यों को इसका लाभ दिया गया था, परंतु अब दूसरे चरण में केंद्र सरकार ने 4 राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर के अलावा मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड को शामिल किया है। परंतु अभी तक जो पीडीएस सिस्टम में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाला छत्तीसगढ़ राज्य है उसको केंद्र सरकार ने अभी तक वन नेशन वन कार्ड के दूसरे चरण में भी शामिल नहीं किया है। तो सिस्टम इंटीग्रेट जल्द होगा। जो सचिव आयुक्त हैं खाद्य के कमलप्रीत सिंह, उन्होंने कहा है कि हम इस सिस्टम को जल्दी से इंटीग्रेट करेंगे। मतलब यहाँ पर ये पता चल रहा है यहाँ से देखने के कि जो सरकारी तंत्र है जिसमें सिविल सर्वेंट्स हैं उनके तरफ से कुछ कमियां हो रही है। इसको प्रिपरेशन जल्दी से नहीं किया जा रहा है। लग रहा है कि जो भी उसकी मानक हैं या फिर उसके सिस्टम को तैयार करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए वो तैयार नहीं हो पाया है, इसलिए ये शामिल नहीं हो पा रहा लग रहा है। तो
दिक्कत यहाँ पर बयान के हिसाब से तो हमको यही लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में इसकी तैयारी सही तरीके से नहीं की गई, इसलिए उसको अभी तक इंटीग्रेट नहीं किया गया है। अच्छा, राजस्थान में वो तमाशा तो अभी तक बंद हुआ नहीं है। पीएम मोदी राजस्थान में तमाशा बंद करे, गहलोत ये बयान दे रहे हैं। ये सियासी जो 14 अगस्त को जो होने वाला है वहाँ पर विधानसभा सत्र में परीक्षण, उसके लिए यहाँ पर गहलोत सरकार अपने जैसलमेर में विधायकों को होटल में रखे हुए हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर लगा रहे हैं आरोप की हॉर्स ट्रेडिंग का रेट बढ़ गया है, जिसे केंद्रीय मंत्री जो शेखावत ने इस पर निशाना साधा। हॉर्स ट्रेडिंग मतलब जो विधायकों खरीद फरोख्त है वो बढ़ रहा है वहाँ पर, जिसको रोके जाने के लिए आरोप लगा रहा है फिर मोदी पर उन्होंने। अब नेक्स्ट है जजों पर उंगली उठाने के व्यक्ति को अधिकार बताया है। जो प्रशांत भूषण जी हैं वो उन पर उन्होंने एक ट्वीट किया था, विवादित ट्वीट जजों पर एक विवादित, चीफ जस्टिस के ऊपर एक विवादित ट्वीट किया था, जिसके संबंध में उन पर अदालत ने अवमानना कानून के तहत धारा के तहत नोटिस जारी किया था। अवमानना कानून के तहत धारा में उनको नोटिस जारी किया था। तो इस पर इन्होंने एक प्रशांत भूषण जी ने बहस को जन्म दिया है, जिसमें उन्होंने एक पत्रकार एन राम जो द हिंदू के एडिटर हैं, संपादक हैं, एन राम मुख्य संपादक हैं, और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी के साथ मिलकर अदालत में अवमानना कानून को चुनौती दी है, तीनों ने मिलकर के। प्रशांत भूषण जी इससे आगे हैं यहाँ पर। अब माइक्रोसॉफ्ट खरीद सकती है टिकटॉक की अमेरिकी कारोबार। अब टिकटॉक इंडिया में बंद हो चुका है, तो इसको देखते हुए अमेरिका में टिकटॉक ने जब अमेरिका और चीन के बीच विवाद चल रहा है, तो वहाँ भी अमेरिका में कभी भी टिकटॉक बंद हो सकता है। तो इसको ध्यान रखते हुए टिकटॉक कंपनी ने ऑफर किया है कि हम इस कंपनी ऐप टिकटॉक को बेचना चाहते हैं अमेरिका के लिए, तो माइक्रोसॉफ्ट खरीद सकती है इस टिकटॉक को, यहाँ पर बताया गया। अब जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो है बारिश हुआ 8% कम बारिश हुई है पिछले साल की अपेक्षा। तो देख रहे हैं जगह बिहार में वहाँ पर बाढ़ का तांडव मचा हुआ है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सूखा। यही तो पर्यावरण का प्रकोप है। अगर हम सही तरीके से उसका व्यवस्था नहीं करेंगे पर्यावरण में, तो ये ऐसा सूखा और बाढ़ तो आता ही रहेगा। तो इसलिए पर्यावरण को बचाना सबसे पहले जरूरी है। नियम क्या है? नियम है कोविड केयर सेंटर में हल्के लक्षण वाले मरीज रहेंगे, तो अन्य बीमारी वाले क्यों? ये चीज़ सही है कि अगर कोविड सेंटर जहाँ पर बनाया गया है वहाँ पर हल्के लक्षण वाले जो कोविड मरीज हैं उनको रखा जा रहा है, परंतु साथ में जो अन्य बीमारी भी है कोविड के साथ में अन्य बीमारी वाले भी जो बुजुर्ग हैं या फिर युवा है जो भी है उनको भी साथ में रखा दिया जा रहा है, जिसके कारण उनकी स्थिति और जल्दी खराब हो जा रही है। तो इस पर एक आया है कि भर्ती करने के समय में बीमारी में बताने के लिए कोई कॉलम नहीं है, सिर्फ कोविड का फॉर्म भरा जाता है, नाम वगैरह पूछ करके कैसा लक्षण आ रहा है ये कुछ बता फॉर्म भरा दिया जाता है, परंतु अन्य बीमारियों के बारे में जानकारी उस फॉर्म में नहीं मांगा जा रहा था। तो पता नहीं चल रहा था कि किसको क्या बीमारी है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले टिकरापाड़ा के बुधवार को टिकरापाड़ा के व्यक्ति की मौत हो गई है। उसको लोग बीपी था, शुगर था और उसको कोविड सेंटर में वहीं साथ में सबके रख दिया गया था, तो उनकी मौत हो गई और बीमारी के कारण। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि ऐसे लोगों को जिनकी अन्य बीमारियां भी हैं उनको अलग से रख कर हॉस्पिटल में रख करके अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ये यहाँ पर बात कही गई है। तो 3 नए कोविड सेंटर बनाए गए हैं अभी वर्तमान में, जो 1600 बेड मिलेंगे जिसमें। तो 3 नए कोविड सेंटर अस्थायी अस्पताल होंगे, जिसमें एक धर्मपुरा के राधा स्वामी सत्संग भवन को बनाया जा रहा है। इसके लिए 1000 बिस्तरों का प्रबंध होगा। यहाँ पर राधा स्वामी सत्संग भवन है नया रायपुर में धर्मपुरा में, तो वहाँ पर 1000 बिस्तरों का व्यवस्था होगा। और दूसरा है नया रायपुर में अटल नगर में आयुष विश्वविद्यालय परिसर में 400 बिस्तर का और अटारी साइंस कॉलेज में 200 बिस्तरों का नया कोविड सेंटर बनाया गया है। तो नगर निगम ने व्यवस्था किया है यहाँ पर, उनको 2000 बिस्तर का टारगेट दिया गया था, जिसमें 1600 का हो चुका है। और जून में 2000 बिस्तरों वाले पुराना हॉस्पिटल बनाने का टारगेट मिला था उनको। और इसीलिए यहाँ पर इंडोर स्टेडियम में 263 बिस्तर वाला केयर सेंटर बनाया गया है। ये बन के तैयार हो चुका है और यहाँ पर मरीज हैं यहाँ पर अभी वर्तमान में। आयुर्वेदिक कॉलेज फुंडहर के वर्किंग वुमेन हॉस्टल और ISBT के 3 नए कोरोना अस्पताल भी बनाए गए थे यहाँ पर। 3 नए कोरोना अस्पताल बनाए गए हैं। 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 3 नए कोरोना अस्
अब यहाँ पर आते हैं 22 कंपनियां देश में 11.5 लाख करोड़ के मोबाइल बनाने आगे आई हैं। तो देश में मेक इन इंडिया के तहत भारत में 22 कंपनियां हैं जो 11.5 लाख करोड़ के मोबाइल बनाने के लिए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है यहाँ पर। तो ये जो इन्वेस्ट है वो 5 साल के दौरान में यहाँ पर किया जाएगा और 22 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को अगले 5 साल के लिए 11.5 लाख करोड़ मोबाइल फोन बनाने के लिए प्रस्ताव दिया है। परंतु ये प्रस्ताव अमल में आएगा कि नहीं आएगा तो कोई कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी 5 साल का समय है और इस 5 साल के समय में उन्होंने कहा है कि 12 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 12 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। परंतु ये सही आंकड़ा नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से तो 3 लाख लोगों को ये रोजगार मिल रहा है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से 9 लाख लोगों के लिए कहा जा सकता है। इसमें बहुत फिक्स नहीं है अप्रत्यक्ष में कितना मिलेगा, पर प्रत्यक्ष रूप से 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा अगर ये कंपनियां आती हैं तो। परंतु वर्तमान स्थिति में अभी कोविड का महामारी का दौर चल रहा है, जिसके कारण ये जो नीतियां हैं कितनी अमल में आ पाएंगी यह भी संशय का विषय है। लॉकडाउन के बाद में 1.8 करोड़ फोन बिक गए हैं अभी, और देश में स्मार्टफोन यूजर 50 करोड़ पार हो गए हैं। 50 करोड़ स्मार्टफोन यूजर भारत में अभी मौजूद हैं और लॉकडाउन के बाद में 1.8 करोड़ फोन बिके हुए हैं। 51% गिरावट दर्ज की स्मार्टफोन बिक्री में पिछले साल की तुलना में इस साल जब महामारी का दौर चल रहा है तो 51% गिरावट स्मार्टफोन में की गई, 68% की गिरावट फीचर्स फोन में की गई है और 45% की रिकॉर्ड बिक्री ऑनलाइन हुई है। मतलब ऑनलाइन बिक्री का रिकॉर्ड बढ़ा हुआ है इसमें। अच्छा, चीन का जब विरोध भारत में चालू हुआ तो इसका लाभ जो है सैमसंग को मिला, जिससे 94% का उसका व्यापार बढ़ा है, 94 से अधिक बिक्री हुई है उसकी सैमसंग कंपनी की। तो इस पर जो दक्षिण कोरिया की कंपनी है सैमसंग, वो खुद तो जरूर होगी इस पर कि चीनी विरोध यहाँ पर भारत में हो रहा है, जिससे उसका व्यापार अच्छा से हो पा रहा है। यहाँ पर 5 कार कंपनियों ने जुलाई में जून से 80% ज़्यादा कारें बेची। जुलाई में जून से 80% ज़्यादा कारें बेची हैं। 5 कंपनियां हैं। MG की बिक्री पिछले साल से 40% बढ़ी है। जो MG मोटर्स हैं उनकी बिक्री जो है 40% बढ़ी है और जुलाई महीने में 80% ज़्यादा कारें बिकी हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड और अंसारी को भी न्योता मिला है। जो 5 तारीख को राम जन्मभूमि में भूमि पूजन का समारोह है, वहाँ पर सुन्नी वक्फ बोर्ड और अंसारी को भी मौका मिला है, जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड की बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी, सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर अहमद फारूकी, अयोध्या निवासी पद्मश्री मोहम्मद शरीफ को भी न्योता भेजा गया है। परंतु अडवाणी और जोशी जी के अयोध्या पहुंचने पर संशय बना हुआ है, क्योंकि कोविड-19 महामारी में इनके आने में संशय है इस महामारी के कारण। तो विवादित रही 2.77 एकड़ जमीन के मालिक बने श्री रामलला विराजमान। श्री रामलला विराजमान को जो 2.77 एकड़ जमीन है उसका नामांतरण हो गया है और श्री रामलला विराजमान को अमलदराज मतलब अधिकार देना कहते हैं, जिसमें राजस्व घाटा संख्या 159 वर्ष 160 और नजुल घाटा संख्या 583 के भूस्वामी के तौर पर श्री रामलला विराजमान को दर्ज कर दिया गया है। तो अब आते हैं अंबेडकर अस्पताल कैंटीन के 8 कर्मचारी समेत 253 नए केस, 1 महिला की मौत हो गई है। कल की डेट में अंबेडकर अस्पताल के कैंटीन के 1 कर्मचारी और 8 कर्मचारी समेत 98 मिले हैं, तो 235 लोग पूरे संक्रमित हुए हैं। तो यहाँ पर कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। अंबेडकर अस्पताल में 4 मरीजों को भी जब पहली बार ड्यूटी करने डांस करते थे, नर्सें वार्ड पहुँची तो बोली कोरोना से डरो ना, हम हैं ना। ये सही है। जो मोरल पुस्टअप, कोरोना मरीजों के मोरल पुस्टअप के लिए ऐसे एक नया तरीका तकनीक से कुछ आजमाना चाहिए, देखना चाहिए कि इसमें रिलैक्सेशन मिलता है लोगों को, तो ये अच्छा चीज़ है। यहाँ पर मुंबई में बिहार पुलिस ने कहा रिया हमारी निगरानी में अभी पूछताछ नहीं हुई। रिया जो है वो बिहार पुलिस की निगरानी में है अभी वर्तमान में, पुलिस ने बयान दिया है और अभी पूछताछ किसी प्रकार की नहीं की गई है उनसे। प्रदेश में आज कई जगहों पर हो सकती है भारी बारिश, उत्तर से मध्य कई सिस्टम हैं मौजूद हैं अभी।
तो 3, 4 और 2, 3, 4 ये 3 दिन जो है बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। आज 3 और 4 को तो ज़्यादा बारिश होगी, आज थोड़ी थोड़ी बारिश होगी, ये अनुमान लगाया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और 3 और 4 रक्षाबंधन के दिन में छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का सिंगापुर में निधन हो गया 64 वर्ष की आयु में। वो किडनी के बीमारी से उनका इलाज चल रहा था, किडनी की बीमारी का इलाज चल रहा था, जिसका दौरान उनका कल निधन हो गया है। हेलमेट लोकल हेलमेट पहनने पर अब जुर्माना होगा। स्टैंडर्ड जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है BIS है, वो मानक वाले हेलमेट पहनना अब अनिवार्य होगा। लोकल जो मार्केट में मिलने वाला हेलमेट है जिसको BIS मानक नहीं प्राप्त हुआ है, जैसे IS मानक प्राप्त होता है, तो केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने अगर ऐसे हेलमेट पहनने वाले पर 1 मार्च 2021 से नया नियम लागू हो जाएगा और उसमें से फिर जुर्माना होगा। तो ये नियम 1 मार्च 2021 से लागू होगा। अब इसे गाइडलाइन तैयार करके जारी कर दिया गया है और उसमें 1 मार्च 2021 से चालू हो जाएगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 5वीं सीरीज कल शुरू है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है उसको बेचने के लिए कीमत प्रति ग्राम 5,334 रुपये तय हुई थी, तैयार हो गया है। ये था इसमें न्यूज़। अब आते हैं पत्रिका में, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। सेना, अच्छा ये तो टेस्ला CEO मार्क ने चीन बताया स्मार्ट और में। ये वाशिंगटन का जो टेस्ला है उन्होंने अपना फायदा उठाने के लिए बिजनेस के लाभ के लिए ऐसा बयान दिया है। वहाँ पर व्हाट्सएप को UPI के पूर्ण संचालन की अनुमति नहीं दी है। UPI का संचालन व्हाट्सएप के जरिए हो रहा था, उसको पूर्ण संचालन नहीं दिया हुआ है। ये बात आई है सामने में। भारतीय जनता बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामा दाखिल कर कहा है उसने व्हाट्सएप को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के पूर्ण पैमाने के संचालन की अनुमति नहीं दी है। ठीक है, अभी तक व्हाट्सएप के जो ट्रांजेक्शन है वो नहीं हो पाया। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विवादित नक्शा भेजेगा। जो अभी बताया था हमने कि विवादित जो नक्शा है उसको भेजने का नेपाल जो तैयार किया 335 किलोमीटर का जो दायरा है अपना बता रहा है, भारत का जो क्षेत्र है उसको अपना बता रहा है और उस पर विवादित नक्शा जारी करके उसको अपने पास करा लिया विधानसभा में और वहाँ उसको पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो हर जगह को भेज रहा है। 4,000 प्रिंट तैयार कर लिया उसने और हर जगह भेजने करके बटा हुआ है। तो सेना पर फिल्म वेब सीरीज बनाने से पहले रक्षा मंत्रालय ने बनी। तो सेना पर अगर किसी तरीके का वेब सीरीज बना रहे हैं या मूवी बना रहे हैं, धारावाहिक बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं या यूट्यूब भी बना रहे हैं, तो सबसे पहले उस पर सेना से अनुमति लेनी पड़ेगी। जो रक्षा मंत्रालय है, सेना की भारतीय नौसेना का भारतीय रक्षा मंत्रालय है, तो उससे पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही इसको आप चला सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रभावी बनेगी पुलिसिंग, युवा नए प्रयोग करें। तो जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। तो इस बार हैकाथॉन को कोरोना के बाद दुनिया और आत्मनिर्भर भारत पर केंद्रित है। हैकाथॉन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद केंद्रीय मानव संसाधन। तो कल मोदी ने है जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का ग्रैंड फिनाले था वहाँ पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन किया वहाँ पर। तो संबोधन की जो खास बात थी इसमें कहा देश की युवा को चुनौतियों से जोड़ने और उनके इनोवेटिव आधारित सॉल्यूशन को तैयार करने में हम कामयाब हुए हैं। हैकाथॉन हेल्थ केयर में डेटा ड्रिवन सॉल्यूशन को दूर दूर के गाँवों तक अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम पहुँचा सकते हैं। बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अलर्ट सिस्टम विकसित हो सकती है और जो प्रॉपर्ली इंटीग्रेट हो और गांव बड़े अस्पतालों में जोड़ने, गांव की जो अस्पताल है उनको बड़े अस्पताल जोड़ने के लिए काम चल रहा है। आप इसमें वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में यह बात अपनी रखी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए में। अब जो हम पढ़े हैं यहाँ पर दैनिक भास्कर में मुख्यमंत्री जी ने जो नई शिक्षा नीति पर कुछ बयान दिए हैं, कुछ आरोप लगाए हैं जो नीतियों पर, तो उसका ठीक सुरेंद्र जी का यहाँ पर एक बढ़िया सा इंटरव्यू है और इंटरव्यू कल भी आएगा। तो इसमें उन्होंने अंग्रेजी पढ़ने पर नहीं रोक मगर माध्यम मातृभाषा ही हो, इस पर एक इंटरव्यू है। तो राज्यों की रफ्तार से तय होंगे शिक्षा के परिवर्तन, 2 से 3 साल में दिखने लगेगा बदलाव। क्योंकि ये जो शिक्षा नीति तैयार की गई है वो दूरदृष्टि के रूप से
दूरदर्शिता के हिसाब से तैयार किया गया है। और यहाँ पर जब ये शिक्षा नीति लागू की गई है, यहाँ पर जो स्कूलों में शिक्षा नीति, स्कूल छात्रों को अंग्रेजी पढ़ने में कोई रोक नहीं होगी, लेकिन जल्दी ही सभी स्कूलों में कम से कम 5वीं तक की पढ़ाई स्थानीय भाषा मातृभाषा में करवानी होगी। 5वीं तक की पढ़ाई बस करवानी होगी, क्योंकि रिसर्च में अलग अलग देशों में, जैसे ब्राज़ील हो गया और अलग अलग देशों में रिसर्च करके देखा गया, अब कुछ बच्चों को स्थानीय भाषा में 5वीं तक पढ़ाया गया, कुछ बच्चों को उससे स्थानीय भाषा या मातृभाषा से अलग भाषा में पढ़ाया गया। तो जो स्थानीय भाषा और मातृभाषा के जो बच्चे हैं, उनका मानसिक विकास बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है और उनका जो मेंटल ग्रोथ है उसमें अलग तरीके का नया रिसर्च तकनीक देखा गया है उस पर। तो इसलिए वो सब रिसर्च को ध्यान रखते हुए जो हमारे साइंटिस्ट हैं, किस तरह जो ड्राफ्ट उन्होंने तैयार किया है उसको बहुत ध्यान रख के तैयार किया गया है इसको। तो वैज्ञानिक के कसरंग ने यह उम्मीद जताई है कि उन्होंने कहा कि बदलावों के लिहाज से राज्यों की रफ्तार भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। नई शिक्षा नीति में पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा ही रखने की व्यवस्था की गई है। इसमें घर की भाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की छूट दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षा में जो शिक्षा नीति आई है उस पर ये नई जी का जवाब है यहाँ पर। अब आते हैं हरिभूमि में। तो हरिभूमि में श्री राम मंदिर छत्तीसगढ़ पवित्रता नदियों का जल मिट्टी भेजी गई। तो श्री राम मंदिर का जो भूमि पूजन है वहाँ पर छत्तीसगढ़ की पवित्र मिट्टी जल यहाँ भेजा गया है। इसका होता है अमर सिंह नहीर है, इस पर बहुत सारा आर्टिकल आया है यहाँ पर उनके जीवन के बारे में, कहाँ क्या हुआ है उनके साथ में, ये बताया गया है यहाँ पर। अच्छा, लद्दाख के बाद अब उत्तराखंड में तनाव बढ़ाने की तैयारी में है ड्रैगन, अब ये बात हम देख चुके हैं यहाँ पर। तो बाकी तो कुछ नया नहीं है इसमें भी, है ना, सब लोग हम देख चुके हैं यहाँ। नवा रायपुर में 26 करोड़ की लागत से बनेगा हज हाउस। ये एक तारीख को कल इसका उद्घाटन हुआ है, भूमि पूजन हुआ है हज हाउस का नया रायपुर में। यहाँ पर 26 करोड़ बोल रहा है, कहीं पर पहले पर 40 करोड़ का है। ये बजट तैयार सही तरीके से बताया नहीं है पर दुनिया को हमने दिए बेहतरीन साइंटिस्ट, ये स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में बयान दिया है। कंगना रनौत के घर पर फायरिंग, पुलिस तैनात है। कंगना रनौत के घर पर किसी ने फायरिंग की है, अनजान व्यक्ति ने, उसके घर पर अब पुलिस तैनात कर दिया गया है। यहाँ हरिभूमि में जो संपादकीय रहता है वो बहुत बढ़िया दिया हुआ है। इसमें आज प्रगति का पहिया है शिक्षा, इसको आप पढ़ लीजिएगा जरूर, अच्छा है। यहाँ पर संकट में शिक्षा इस आर्टिकल से यहाँ पर बताया गया है। तो ये सब चीज़ देख चुके हैं हम यहाँ पर इसका। और हाँ, ब्रिटेन के कुछ साइंटिस्ट ने यह भी कहा है इस रिसर्च में, अपना ये कहा है चेक करके कि कान से भी हमला हो सकता है, आँख से भी कोरोना वायरस का हमला हो सकता है वहाँ पर, अगर आप प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए कान और नाक और आँख को बचाकर रखना कहा गया है। तो यहाँ पर हमारा पूरा न्यूज़ आज का यहाँ पर ख़त्म होता है। तो न्यूज़ अवलोकन पूरा यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो अब हमारा ये न्यूज़ एनालिसिस अवलोकन कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आपके सुझावों के साथ हम डेली आपके समक्ष हम आएंगे, मौजूद रहेंगे। तो इसके साथ धन्यवाद।